बिहार के एम्बुलेंस मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूढ़ी के एम्बुलेंस छुपाने को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए, इससे पता चलता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी कितने भ्रष्टाचारी हैं। ये हम नहीं कह रहे, जबकि जाप नेता का कहना है। बावजूद पप्पू यादव को 32 साल पुराने मामले में जेल चले जाना, लेकिन इन सब के बीच पप्पू यादव जी के जेल जाने के बाद से जाप पार्टी राजीव प्रताप रूढ़ी पर और हमलावर होती जा रही है। एक तरफ पप्पू यादव अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के प्रदेश महासचिव मनोज झा जी ने राजीव प्रताप रूढ़ी को आड़े हाथे लिया है। उन्होंने राजीव प्रताप रूढ़ी जी के स्पा बिल मामले से लेकर नीतीश कुमार जी के ट्विटर मामला तक को जमकर उछाला। वहीं जाप प्रदेश महासचिव मनोज झा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी पर जमकर हमला किया और उन्हें भ्रष्टाचारी कहा। मनोज झा ने कहा कि राजीव प्रताप रूढ़ी जिस तरह से एम्बुलेंस मामले में उजागर हुए हैं, वो अपने आप में एक बड़ा भ्रष्टाचार है, जबकि बिहार सरकार पप्पू यादव के 32 साल पुराने मामले में उन्हें जेल भेज दी है। साथ ही जाप के प्रदेश महासचिव मनोज झा ने कहा कि अगर पप्पू यादव जी को जेल से रिहा नहीं किया गया तो जन अधिकार पार्टी बड़ा आंदोलन करेगा। राजनगर से सुजीत कुमार, डब न्यूज। खुले हैं। पप्पू यादव भी हमेशा समाज सेवा में रहे हैं। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव के समाज सेवा में आने से पप्पू यादव क्या क्या मतलब कि रह जाएगा उनके सामने, वो टिक पाएंगे या नहीं टिक ऐसा पाएंगे? है, कोई भी चीज एक दूसरे से जब तक मिले नहीं, पूरक नहीं होता। तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, पप्पू यादव जी कर रहे हैं, और भी कोई थर्ड पार्टी कर रहे हैं। कभी ऐसा होता है गठबंधन भी बनाना पड़ता है, महागठबंधन बनाना पड़ता है, ये अलग बात है। वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। विचार में मतभेद हो सकता है, लेकिन काम दोनों अच्छा कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो सीएम पद के लिए आप किसे देखना चाहेंगे? देखिए, अगर दोनों मिल जाते हैं तो ये तो बिल्कुल प्रश्न ही खत्म हो जाता है बिहार में कि कोई तीसरी पार्टी रहेगी। और जहां तक बात है एक साथ चलने की, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सीएम और डिप्टी सीएम में क्या रखा है? आपको कैसे लगा कि दोनों मतलब इस बात को कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे? देखिए, एक होती है स्थिति, एक होती है परिस्थिति, और आवाम की आवाज। जो आवाम का आवाज होगा उसको देखते हुए फैसला लिया जाएगा। माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए ऐसा नहीं लगता कि वो बीजेपी के कभी प्रवक्ता होंगे, या उनका अनुभव और उनका जो एक्सपीरियंस है उस आधार पे हमको उनका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा अजीब सा लगा। 11 मई 2021 को पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी और पप्पू यादव जी का आपराधिक इतिहास को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर 18 को बताना, ये 7 दिन की तैयारी, इतनी बड़ी योजना, 32 साल पुराना केस बिना नोटिस सर्व कराए राजीव प्रताप रूढ़ी के ऊपर जब पप्पू यादव जी ने प्रहार किया, उनके काले कारनामों को दिखाने की कोशिश की, तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। और 7 दिन की तैयारी, होमवर्क, 7 दिन का होमवर्क कंप्लीट करने के बाद 18 मई को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा कि पप्पू यादव जी एक एमपी होके हमारे घर में घुस जाते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा, जहां एम्बुलेंस था वो मेरा घर नहीं है, वो एक सरकारी जगह है। राजीव प्रताप रूढ़ी जी आखिर क्या बयान करना चाहते हैं? जब उनसे प्रश्न पूछा गया एम्बुलेंस के बारे में, वो एम्बुलेंस की फिटनेस, एम्बुलेंस के इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि 1.5 साल से एम्बुलेंस इसीलिए रखा हुआ था कि हमने डीएम को आवेदन लिखा कि हमको इस गाड़ी के लिए ड्राइवर चाहिए। और कहते हैं एम्बुलेंस सर्विस
ये बहुत अच्छा दे रहे हैं। एक तो एम्बुलेंस सर्विस देने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई नहीं होता। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद से एम्बुलेंस सर्विस दे रहा है तो ये गैर संवैधानिक है और उनके ऊपर FIR होना चाहिए। पहली बात तो यह काम एम्बुलेंस के फिटनेस का काम, इंश्योरेंस का काम, ये वहां के DM का है, ना कि किसी माननीय सांसद का। दूसरी बात, उन्होंने पप्पू यादव जी को सबके सामने अपराधी घोषित करने के लिए कहा, एक दबंगई है। अगर हम MP हो गए तो हम अपने घर में गाड़ी रखेंगे, ये एक दबंगई है। आप देख लीजिए हमारे भारत के लोकतंत्र में लीडर्स कुछ भी फैसला ले, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी फैसला ले, उसके ऊपर सिग्नेचर सेक्रेटरी साहब का ही होता है। आप इस चीज को DM साहब को क्यों नहीं करने देते हैं? DM साहब की कोई वैल्यू नहीं है, वहां DM साहब है, DM साहब इस काम को करेंगे। आप क्यों कर रहे हैं? इलीगल क्यों कर रहे हैं आप सरकार में है, आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठ रहा, CBI जांच नहीं हो रही, बस इतना ही है। इतना मुद्दा हो जाने के बाद भी अभी तक उस पर कोई इंक्वायरी नहीं बैठाया गया है। इंक्वायरी देखिए, इंक्वायरी जो सेटअप होगा वो कौन करता है? या तो आप हाई कोर्ट इंक्वायरी सेटअप कराए, CBI जांच दे, या तो होम मिनिस्टर दे, या तो गवर्नर दे। अब आप समझ सकते हैं इंक्वायरी सेटअप कौन करा सकते हैं और कैसे होगा। आप जांच की मांग करते हैं इस पर? देखिए, मैं जांच की ही मांग नहीं करता हूं, मैं कहता हूं स्वास्थ्य मंत्री जो भी रहे भारत के अंदर, बिहार की स्थिति सबसे गंदी है और बिहार के अंदर जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो सबसे दर्दनाक और निंदनीय है। तो जितने भी स्वास्थ्य मंत्री हैं सभी के फंड का जांच हो और उनके कार्य का जांच हो। आप इतनी छोटी बात क्यों करते हैं? अगर हमारे करने से हो तो मैं सबसे पहले इनकी फंड की जांच, इनके कार्यों की जांच करूं। एक एम्बुलेंस के ऊपर हर महीना 40,000 का खर्चा है, 20,000 ड्राइवर का, 10,000 तेल का, उसमें फिर ऑक्सीजन का, उसमें फिर वैक्सीन का। उस एम्बुलेंस को आप 1.5 साल घर में रखते हैं, उसका बिल नहीं बनाते आप बिल बनाते हैं उसका, एम्बुलेंस को सड़ा के उसका बिल बनाते हैं, आप अपने पास पैसा रखते हैं उसका। आप दिखा दीजिए एम्बुलेंस की फिटनेस की क्या आवश्यकता है। वो कह रहे हैं फिटनेस, कोरोना काल में फिटनेस की क्या आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं है। और फिटनेस की अगर आवश्यकता है तो वो 1 दिन का काम है, इसके लिए 1.25 साल का टाइम क्यों लग गया? सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं।